वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने इसका जो हाफ चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। लेसन नंबर 15 हमारा पर्यावरण। तो हमने इसमें क्या क्या कवर किया था कि पर्यावरण क्या है, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के प्रकार। अब पारितंत्र के प्रकार कितने थे? 2, जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसके क्या होते हैं? 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जैविक, एबायोटिक, और एक होता है जैविक। जैविक मीन्स बायोटिक। अब जैविक में क्या थे? 3 थे, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और उपभोक्ता जो है वो भी 4 में डिवाइडेड थे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। फिर हमने पढ़ा था कि जो इन सब के बारे में पढ़ा था, मीन्स क्या होते हैं ये। फिर अपघटक के बारे में पढ़ा कि अपघटक का क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो है हमारा आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि जिससे एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि उत्पादक हैं कौन? पेड़ पौधे। तो घास हो गई, पेड़ पौधे हो गए। अब घास और पेड़ पौधे को कौन खा रहे हैं? हिरन, बकरी। तो जो हिरन या बकरी है वो क्या है? हमारा उपभोक्ता। लेकिन वो क्या है? प्रथम उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय मतलब दूसरा, तो दूसरे नंबर पे उपभोक्ता कौन है? बकरी को किसने खा लिया? शेर ने। तो दूसरे नंबर पे उपभोक्ता है शेर। तो एक श्रृंखला है, मीन्स एक कड़ी या एक चेन चलती रहती है, एक के पीछे एक है, कि कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है। तो इस तरीके से एक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस बना हुआ है। आहार श्रृंखला को इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन। अब जैसे आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हो, इसमें पेड़ है, फिर एक हिरन है, फिर शेर है। तो ये 3 चरण है इसमें। फिर इसमें आप दूसरी आहार श्रृंखला देख रहे हो जिसमें एक फ्लावर है, फूल है, उसको खा लिया इंसेक्ट ने, फिर उसको खा लिया फ्रॉग ने, फिर फ्रॉग को खा लिया एक सांप ने, सांप को खा लिया ईगल ने। तो ये इसमें कितने चरण है? 1 2 3 4 5, ये 5 चरण वाली क्या है हमारी आहार श्रृंखला। तो अब आप ये एक आहार श्रृंखला देख रहे हो, इसमें 5 चरण है, जिसमें जो सबसे पहले उत्पादक है पेड़ पौधे, दूसरे नंबर पे दे रखा है टिड्डा, ग्रास ऊपर। तो ये क्या है? प्रथम उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? हमारा मेंढक, तीसरे नंबर पे जो है। चौथे नंबर पे जो हमारा सांप है वो क्या है? तृतीय, तीसरा उपभोक्ता। और चौथे नंबर पे वो 4th उपभोक्ता। तो इसमें 5 चरण की एक आहार श्रृंखला है जिसमें कि क्या है? 4 उपभोक्ता हैं। अब ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हो ये कितनी है? 3 चरण है इसके अंदर भी। इसके अंदर 2 उपभोक्ता हैं, एक उत्पादक है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा, कितने चरण है इसमें? 1 2 3 4, ये 4 चरण वाली हमारी आहार श्रृंखला है। तो एग्जाम्पल आप और देख रहे हो जिसमें कि एक 3 चरण वाली आहार श्रृंखला है, फूड चेन है, और एक हमारी 4 चरण वाली। नेक्स्ट है हमारा पोषी स्तर। पोषी स्तर क्या होता है कि जो एक आहार श्रृंखला है, इसमें जितने भी जैविक घटक होते हैं, में जितने पेड़ पौधे जानवर उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब में क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है। अब इसका मतलब क्या है? और सबसे बड़ी बात है, एक दिशा में होती है। तो जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा का सिर्फ 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसको अवशोषित करते हैं। मतलब 99% जो एनर्जी है सूर्य की ऊर्जा है वो वापस चली जाती है, और सिर्फ 1% ही। अब पौधे ने मान लो 1% जो है वो 1000 कैलोरी ली, इसे 10% नियम बोलते हैं। तो 1000 कैलोरीज में उसको पौधे को हिरन ने खाया, तो हिरन के अंदर कितनी पहुंची? 10%, 100 कैलोरीज। फिर हिरन को खा लिया शेर ने, तो शेर के अंदर कितनी पहुंची? 10 कैलोरीज। तो आपने देखा होगा 10% के रेट से ये क्या हो रही है? जैसे ये दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो 10% ही पहुंचती है, और 90% उसी पोषी स्तर में रह जाती है। तो इसको हम बोलते हैं 10% नियम। इस नियम के हिसाब से आप ये देख सकते हो कि जो उत्पादक है उसमें सबसे ज़्यादा वो होगी ऊर्जा होगी, उसके बाद होगी जो प्रथम उपभोक्ता होगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये घट रही है, मीन्स कहने का मतलब है एक ही दिशा में है। ऐसा तो नहीं है कि शेर को बकरी ने खा लिया, बकरी को पौधे ने खा लिया, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये 1 डायरेक्शन में चलेगी। जैसे पेड़ पौधे को किसने खाया? बकरी ने, हिरन ने, फिर उसको शेर ने खा लिया। तो 1 डायरेक्शन में होती है, कभी भी बोथ डायरेक्शंस में नहीं होती। तो जो पैरामेडिकल ग्राफ है वो हमेशा कैसे होता है? नीचे से चौड़ा होगा और ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है? नैरो होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, जैसे कि पिरामिड्स होते हैं। अब जो आपका पोषी स्तर है इस पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी,
और फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैव संवर्धन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्योंकि इस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और आए हुए भी हैं बहुत बार बोर्ड में। तो जैव संवर्धन क्या होता है कि आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। अब सिंपल सा आप ये लेके चलो कि मान लो कुछ पेड़ पौधे हैं जिनमें हमने कोई फर्टिलाइज़र या कोई इंसेक्टिसाइड्स या कोई ऐसी दवाई उसमें छिड़की जिससे कीड़े मर जाएं, या कोई और किसी भी टाइप का कोई केमिकल हमने उनमें छिड़काव किया, तो उस पौधे को खा लिया बकरी ने, अब या हिरन ने। तो जब उस पौधे को बकरी ने खाया, हिरन ने खाया, तो क्या हुआ, वो केमिकल उसकी बॉडी में चला गया। तो उसकी बॉडी में जाने पर वो बढ़ जाएगा। उसके बाद बकरी को अगर शेर ने खाया, तो जब वो शेर की बॉडी में वो केमिकल जाएगा तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो केमिकल है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पे क्या है, इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, इसी को जैव संवर्धन कहते हैं। सपोज़ कि हम ऐसी सब्जियां खाते हैं जिनमें कि बहुत सारे केमिकल्स लगे हुए हैं, अगर हमने बिना धोए उसको खा लिया तो वो केमिकल हमारी बॉडी में जाने पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसी वजह से वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका आहार जाल या फूड वेब। आहार जाल क्या होता है? अब देखो एक क्वेश्चन है कि ज़रूरी तो नहीं है कि जो पेड़ पौधे हैं उसे बकरी खाएगी, गाय भी तो खा सकती है, हिरन भी तो खा सकता है, टिड्डा भी तो खा सकता है और कीड़े भी खा सकते हैं। तो कंपल्शन तो नहीं है, या ज़रूरी है कि मेंढक को सांप ही खाएगा, कोई और जानवर भी खा सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो शेर है वो सिर्फ बकरी ही खाएगा, वो भी और जानवर खा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इनमें एक आहार जाल बना होता है, जाल बुना होता है ना, चारों तरफ से ताने बाने जुड़े होते हैं। तो इसी तरीके से ही बहुत सारी जो आहार श्रृंखला है वो आपस में जुड़ी होती हैं, तो बस उसी को ही आहार जाल बोल देते हैं। तो बहुत सारी आहार श्रृंखलाओं का जाल क्या कहलाता है? आहार जाल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्यावरण की समस्या है। तो पर्यावरण की समस्या है क्या? जो भी चीज़ें हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं या फिर पर्यावरण की जो में गिरावट ला देती हैं या पर्यावरण में समस्या उत्पन्न करती हैं, उन सबको पर्यावरण की समस्या बोल देते हैं। जैसे प्रदूषण है, वनों की कटाई है, ग्लोबल वार्मिंग है, या जो कचरा कूड़ा उसका निपटान है। और प्रदूषण आप देखते हो खासकर दिल्ली में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत। ओजोन परत है क्या कि ओजोन परत पृथ्वी की चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और उसको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। अब अगर ये पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी तक पहुंचे तो हमारे ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है या हमारे इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है। कैसे? जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, और हमारा जो प्रतिरक्षा क्षमता है, हमारी प्रतिरक्षा क्षमता मीन्स जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो कम होने लगती है, और कुछ पौधों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। अब जो ओजोन अणु है वो ऑक्सीजन के 3 संयुक्त परमाणुओं का बना होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन प्लस O3 हो गया। ठीक है। अब जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है या पराबैंगनी किरणों का जो प्रकाश आता है वो ऑक्सीजन गैस को फ्री ऑक्सीजन परमाणुओं में विघटित कर देता है, तोड़ देता है, तो इस तरीके से सेपरेट होता है। तो जो ओजोन परत है ये होती कहाँ पर है? समताप मंडल में, मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसमें पाई जाती है, और ये हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ओजोन परत का ह्रास मीन जो ओजोन परत है वो डिग्रेड होने लग रही है, उसमें छेद होने लग रहे हैं। 1985 में पहली बार जो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी पाई गई और उसमें छोटे कुछ छिद्र पाए गए, जो किसकी वजह से हो रहे थे कि जो ओजोन मात्रा है इसमें जो तीव्रता से गिरावट आ रही है वो बेसिकली हम लोगों की वजह से ही है, क्योंकि जो मानव निर्मित एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक रसायन है CFC, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रसायन है ये कहाँ से निकलता है? कूलेंट मशीनों से, रेफ्रिजरेटर हो गए जैसे एयर कंडीशनर्स हो गए या अग्निशामक हो गए, तो या एरोसॉल्स स्प्रेयर्स हो गए, तो इन सब से ये निकलता है। अब ये जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब निकलता है तो होता क्या है कि ये जाएगा एटमॉस्फेयर में और जो हमारी ओजोन परत है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के में इन्होंने एक तरीके से लगा लो कि कुछ रूल्स बनाए, जिसके अंदर इन्होंने
जिसको काइटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया कि जो इसका एमिशन था गैसेस का, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजस ऑक्साइड है, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, सल्फर है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काइटो प्रोटोकॉल 1992 में UNFCCC के अंडर इसमें कुछ ट्रीटीज़ या कुछ रूल्स बनाए गए। अब जो एक वर्ड और सुनने में आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में आया था, जो कि क्लाइमेट चेंज पे था। अब ये एक ट्रीटी थी जिसमें इन्होंने ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो ग्लोबल प्रोडक्शन है CFC का, मीन्स CFC के जो निकल रही है जो कूलेंट मशीनों से, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जिससे कि क्या था, इसको ओजोन परत को बचाया जा सके। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कचरा प्रबंधन, या फिर हमें कैसे जो हमारा कचरा होता है, कचरा क्या है, जैसे घरेलू अवशेष है, रद्दी चीज़ें, कूड़ा या कागज़, छिलके, प्लास्टिक, कांच, मेटल, ओल्ड फर्नीचर या पुराने जूते, मतलब जो भी ऐसी चीज़ जो वेस्ट होती है, रद्दी होती है, वो सारा कचरा है। तो उसको कचरा डेली हमारे घरों से बहुत निकलता है, तो उस कचरे को निपटान करना, उसको किस तरीके से ख़त्म करना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप ध्यान से करें। इस पर घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, वैसे डायरेक्ट तो नहीं आएंगे। तो कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था। जैव निम्नीकरणीय होता है जो सड़ता गलता कूड़ा है, और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो कि सड़ते गलते नहीं हैं। फिर है कचरा प्रबंधन की विधियाँ, कैसे क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैव मात्रा संयंत्र, जिससे क्या है कि जो कचरा है उसको खाद में बदल दिया जाता है। दूसरा हमारे पास है उपचार तंत्र, जो नदियों में जैसे फैक्ट्रियों से जो पानी आता है या फैक्ट्रियों में जो केमिकल्स वाला पानी है, उसको हम पहले ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम उसको नदियों में डालते हैं। कूड़ा भराव क्षेत्र, जो कूड़ा सड़ता गलता भी नहीं है और जिसका हम किसी तरीके से निपटान नहीं कर पाते, उसको हम क्या करते हैं, बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदते हैं ऐसी जगहों पर जो शहर से बहुत दूर हो गई, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन हो, और वहाँ पर उस कचरे को भर देते हैं और उसको ढक देते हैं। तीसरा हमारे पास तरीका है, और जो फोर्थ है वो है कंपोजिटिंग खाद, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई भी थी कैसे बनानी है। सड़े गले घर का जो कूड़ा है, छिलके विलके जो भी सब है, उनसे कंपोजिटिंग खाद बना सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5 Rs। 5 Rs क्या हैं? सबसे पहले रिसाइकल, रिपर्पस, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिफ्यूज़। रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण, मतलब कि जो आपकी फेयर कॉपी है साल की ख़त्म हो गई, तो वो क्या है, उससे रफ पेपर बना लिया जाता है या टूटे प्लास्टिक से नया प्लास्टिक बना लिया जाता है, तो वो सारा क्या है, पुनः चक्र। इसका मतलब होता है जैसे उसको दोबारा से किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। रिफ्यूज़ मतलब जैसे कि अगर हमें कहीं सामान लेने जाना है तो कपड़े का थैला लेके जाओ, पॉलीथीन मत लो। रिड्यूस कि जो भी ऐसा वेस्ट है जो कि सड़ता गलता नहीं है, उसको कम से कम इस्तेमाल करो या कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करो। फिर रिफ्यूज़, जो भी चीज़ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है उसको खुद भी यूज़ मत करो और दूसरों को करने भी मत, तो रिफ्यूज़ करो उसे यूज़ करने से। नेक्स्ट है 5 R और है ज़ीरो वेस्ट। ज़ीरो वेस्ट से मतलब है, जीरो वेस्ट का मतलब है जिसमें वेस्ट नहीं निकलता, जैसे रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रॉट। रॉट में क्या है, कंपोजिटिंग खाद बनाना, इसमें ये थोड़ा डिफरेंस है। तो ये और ज़्यादा बेटर तरीका है क्योंकि इसमें वेस्टेज नहीं है बिल्कुल। अपने लेवल पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट है ना, तो प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम करें। और जो प्लास्टिक वेस्ट है भी, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, इसमें घर बना रखा है प्लास्टिक की बॉटल से हमारे, और भी हम इसको और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक है हमारा क्लॉथ वेस्ट, डोनेट कर दो नीडीज़ को, नहीं तो जो क्लॉथ है उसको रिसाइकल करो, उसका कुछ और बना लो। नेक्स्ट है आपका कंपोजिटिंग खाद, तो जो पुनः चक्रित नहीं हो सकती जो चीज़ें हैं, जो सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसकी कंपोजिटिंग खाद बनाई जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरली बहुत सारे कूड़े को निपटान कर देगा और फ़ायदा भी करेगा। जैसे आप रिसाइकलिंग में आजकल देखते हो कि जैसे हम वो बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं कपड़ों के, रिसाइकल का तरीका ही है। जब पुरानी सोप होती हैं उससे सोप लिक्विड्स बना सकते हैं, हैंड वॉश बना सकते हैं, या फिर जो पुराना सोप बचा हुआ है उसको पानी में थोड़ा बॉईल करके फिर उसके सोप स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके। इस चैप्टर में से जो ज़्यादातर चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, तो कोरोना से कनेक्ट करके ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जितना मुझे लग रहा है इस बार। हो सकता है यही पूछा जाए कि सोप का जो यूज़ है वो कैसे है, या फिर जो डिग्रेडेबल कूड़ा है या जो कचरे का निपटाने क्यों ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें हाइजीन से कनेक्टेड हैं। तो इस चैप्टर वैसे बहुत ईजी चैप्टर है, ढंग से करें। एनीवे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।